ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू होने के शुरुआती दिनों में मैं अपनी स्पेशली मॉडिफाइड आरवी के अंदर छिपी हुई थी। इस गाड़ी को मैंने पहले से ही हर तरह के सप्लाई से भरकर तैयार किया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कभी दुनिया खत्म होने जैसी स्थिति आई तो यही गाड़ी मेरी सबसे बड़ी उम्मीद बनेगी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने वही जाना पहचाना कार इंटीरियर था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने कांपते हाथों से अपना फोन उठाकर समय देखा, मेरी सांसें थम गईं। स्क्रीन पर साफ लिखा था 20 मई 2025 सुबह 9 बजे। मैं सचमुच वापस आ गई थी। मेरा रीबर्थ हो चुका था। मैं उस दिन लौट आई थी जिस दिन से सिर्फ 3 घंटे बाद पूरी दुनिया ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में बदलने वाली थी। पिछली जिंदगी की सारी यादें बिजली की तरह मेरे दिमाग में दौड़ गईं। उसी दिन मेरी सौतेली बहन मेंग चिंगुए और उसका मंगेतर गु जिनचेन ने मुझे स्लीपिंग पिल्स देकर बेहोश कर दिया था। फिर मेरी स्पेशली मॉडिफाइड आरवी लेकर भाग गए थे और मुझे कमरे में अकेला छोड़ दिया था। मैं 3 साल तक उस बंद कमरे में तड़पती रही। आखिरकार मैं ज़ॉम्बीज का शिकार बन गई और वो दोनों मेरी मेहनत, मेरी गाड़ी और मेरे सप्लाईज के दम पर आराम से जीते रहे। लेकिन इस बार कहानी अलग होने वाली थी। इस समय आरवी अभी भी विला के पीछे वाले गार्डन में खड़ी थी। मैं तुरंत गाड़ी से उतरी और सीधे घर के अंदर चली गई। जैसे ही मैं लिविंग रूम में पहुंची, सामने पूरा परिवार खुशी के माहौल में बैठा था। मेरे आते ही कमरे का माहौल थोड़ा जम गया। मेंग चिंगुए मीठी मुस्कान के साथ मेरी ओर बढ़ी और बोली, दीदी, गु जिनचेन और मैंने अभी मैरिज सर्टिफिकेट लिया है, आइए मिठाई खाइए। उसकी आवाज सुनकर मेरे अंदर घृणा की लहर दौड़ गई। गु जिनचेन मेरा फियांस था, जिसे मैं पूरे दिल से चाहती थी, लेकिन पता नहीं कब वो मेरी ही बहन के साथ मिल गया और अब दोनों मेरे सामने मुस्कुराते हुए मुझे कैंडी ऑफर कर रहे थे। पिछली जिंदगी में मैं यहीं बेकाबू हो गई थी। मैंने खूब हंगामा किया था, लेकिन इस बार मेरे पास समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। सबसे जरूरी काम था अपनी आरवी और सप्लाईज को सुरक्षित करना। मैं बिना कुछ कहे सीधे ऊपर गई, अपनी प्यारी बिल्ली स्नो को गोद में उठाया और वापस नीचे आ गई। मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए तो मेन खानीवान गुस्से से चिल्लाया, तुम रोज घर नहीं आती, अब जा रही हो तो दोबारा वापस मत आना। मैंने बिना मुड़े शांत आवाज में कहा, चिंता मत करो, मैं वापस नहीं आऊंगी। मेरे जवाब से वह और भड़क गया। वह चिल्लाया, निकल जाओ, आज के बाद तुम मेरी बेटी नहीं हो। उसकी आवाज मेरे पीछे गूंजती रही, लेकिन मैंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उधर मेंग चिंगुए के चेहरे पर जीत की चमक थी। उसके लिए ये सबसे खुशी का दिन था। उसने आखिरकार मुझे घर से निकलवा दिया था। अब मेंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी उसकी होगी। मेरा फियांस उसका हो चुका था और अब मेरा घर भी। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ घंटों बाद ये पूरी दुनिया नरक बनने वाली है। मैं तेजी से शहर के सबसे बड़े मॉल पहुंची। समय था सुबह 9:28, यानी आउटब्रेक शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे 32 मिनट बाकी थे। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना मैं सुपरमार्केट के अंदर दौड़ पड़ी। छोटे ट्रॉली को धकेलते हुए मैं फ्रेश फूड सेक्शन में पहुंची। मैंने 10 पाउंड मटन, 10 पाउंड बीफ, 10 पाउंड पोर्क, 10 पाउंड चिकन और 10 पाउंड फिश और श्रिम्प ली। मेरी इच्छा तो इससे भी ज्यादा लेने की थी, लेकिन आरवी के रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी सिर्फ 50 पाउंड मीट तक थी। इसके बाद मैं ग्रेन सेक्शन में गई और 10 बैग्स फ्लावर, 10 बैरल्स कुकिंग ऑयल और 50 पैकेट्स एडिबल सॉल्ट उठा ली। फिर सीजनिंग सेक्शन में जाकर शेल्व्स से तरह तरह के मसाले भर लिए। जब ट्रॉली पूरी भर गई तो मैं उसे चेकआउट पर छोड़कर दूसरी खाली ट्रॉली लेकर अंदर घुस गई। इस बार मैंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेली नेसेसिटीज खरीदे। बाहर निकलते समय मैंने स्टाफ से कहा कि वेयर हाउस से 35 बड़े वाटर बैरल्स निकालकर मेरी आरवी में रख दें। कैश काउंटर पर सारे सामान का बिल बनने के बाद मैनेजर मुस्कुराकर बोला, मैडम, आपका सामान कहाँ डिलीवर करना है, हमारे स्टाफ भेज देंगे। मैंने बाहर खड़ी अपनी पिंक आरवी की ओर इशारा किया और कहा, वहीं रखवा दीजिए। कुछ ही मिनटों में कई स्टाफ मेंबर्स एक साथ मेरा सामान आरवी में भरने लगे। जब सब कुछ लोड हो गया, मैंने फोन देखा। आउटब्रेक शुरू होने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा था। मैं तुरंत पास की फार्मेसी में घुसी। वहां जो भी मेडिसिन भी शेल्फ्स पर थी, मैंने बिना देखे सब स्कैन करवा दी। काउंटर पर खड़ी सेल्स गर्ल मेरी खरीदारी देखकर हैरान रह गई। आखिर वह झिझकते हुए बोली, मैडम, हमारे नियम के अनुसार आप इतनी ज्यादा मेडिसिन एक साथ नहीं खरीद सकती। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें इसकी कीमत का 10 गुना दूंगी। अभी के अभी सब सामान मुझे दे दो। बेचोगी या मैं किसी और दुकान पर जाऊं? मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, बेचूंगी, बिल्कुल बेचूंगी। मैडम, आप जितना चाहें ले जाइए। मैंने बड़ी बड़ी दवाइयों की बॉक्सेस उठाकर काउंटर पर रखनी शुरू कर दी। हर सेकंड की कीमत थी। मुझे पता था कि कुछ ही देर में दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है और इस बार मैं किसी पर भरोसा नहीं करने वाली थी। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ इस अपोकलिप्स का सामना करने जा रही थी। मैंने बिना एक पल गंवाए अपना फोन निकाला और सीधे 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इतनी बड़ी रकम देखते ही फार्मेसी वाली लड़की की आंखें फैल गईं। उसे अच्छी तरह पता था कि उन दवाइयों की कुल कीमत 1 लाख भी नहीं थी। उसने बिना कोई सवाल किए तेजी से सारे मेडिसिन पैक करने शुरू कर दी। दवाइयों से भरे कई बड़े बॉक्सेस लेकर मैं तुरंत बाहर निकली और बगल की क्लोथिंग स्टोर में जाकर कुछ जरूरी कपड़े खरीदे। उसके बाद मैं पेट स्टोर पहुंची और स्नो के लिए 50 किलो कैट फूड, कुछ पेट स्नैक्स और इंसेक्ट रिपेलेंट खरीद लिया। जब मैं वापस अपनी आरवी में पहुंची तब घड़ी में 11:58 हो रहे थे, यानी अपोकलिप्स शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। मैंने
गाड़ी का दरवाजा अंदर से लॉक किया, स्नो को गोद में उठाया और दुनिया के अंत का इंतजार करने लगी। तभी बाहर से अचानक चीखों की आवाज गूंजने लगी। मैंने विंडो से बाहर देखा। सड़क के बीचों बीच एक महिला जमीन पर गिरी हुई थी और एक आदमी उसके शरीर को बेरहमी से काट रहा था। कुछ ही सेकंड में उस महिला ने दम तोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल वह अचानक फिर से उठ बैठी। उसका शरीर बुरी तरह फटा हुआ था, खून से लथपथ था, लेकिन अब उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। वह लड़खड़ाते कदमों से दूसरे लोगों की तरफ बढ़ने लगी। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार गूंजने लगी और कुछ ही मिनटों में पूरा शहर कियोस्क में बदल गया। मैं आरवी के अंदर बैठी ये सब शांत चेहरे से देख रही थी। पिछली जिंदगी में इसी कियोस्क का हिस्सा बनकर मैं भी मौत के मुंह में चली गई थी। तभी सुपरमार्केट से एक युवा लड़का भागता हुआ मेरी आरवी की तरफ आया। मैं उसे पहचानती थी। यही वही लड़का था जिसने कुछ देर पहले मेरी पानी की बोतलें गाड़ी में रखने में मदद की थी। वह दौड़कर आरवी के दरवाजे तक पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसे लगा मैं उसे बचा लूंगी। मैं खिड़की के पीछे खड़ी उसे देखती रही, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। मैं हिली तक नहीं। लड़के के चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी मदद क्यों नहीं कर रही। तभी पीछे से कई झोंबी उस पर टूट पड़े। उनकी नुकीले दांत उसके शरीर को बेरहमी से नोचने लगे। मैं तुरंत मुड़ गई। अब मेरे भीतर दया के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इस एपोकलिप्स में मोरालिटी और काइंडनेस सिर्फ इंसान को जल्दी मरवाते हैं। मैंने स्नो को सीने से लगाया और धीरे से कहा, जो मेरे लिए सबसे जरूरी है वह मेरे पास है। बाकी दुनिया का मुझसे कोई लेना देना नहीं। कुछ ही देर में वह लड़का भी झोंबी बन चुका था। उसकी धुंधली आंखें अब भी आरवी की ओर टिकी थीं और वो लगातार दरवाजा पीटता जा रहा था। धड़ धड़ की आवाज मुझे परेशान करने लगी। मैं तुरंत स्टोरेज कैबिनेट के पास गई, वहां से एक आइस शटल निकाली, खिड़की थोड़ी सी खोली और पूरी ताकत से उस झोंबी के सिर पर वार कर दिया। एक जोरदार आवाज के साथ उसका सिर धड़ से अलग होकर सड़क पर गिर पड़ा। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और शॉवेल को लेकर बाथरूम की ओर बढ़ी ताकि उस पर लगा खून साफ कर सकूं। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, डिंग डोंग, व्हीकल सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। मैं एकदम रुक गई। आवाज फिर आई, आपने अपने हाथों से एक ज़ॉम्बी को मार गिराया है। रिवॉर्ड, आपका वाहन अब स्थायी रूप से सभी प्रकार के नुकसान से इम्यून रहेगा। अगला टास्क, एक क्रिस्टल कोर जमा करें। रिवॉर्ड, वाहन में एक स्क्वायर मीटर स्टोरेज एक्सपेंशन। मैं हैरान रह गई। अब मुझे समझ आया कि पिछली जिंदगी में मेंग चिंग्युए और गू जिनचे इतनी आराम की जिंदगी कैसे जी पाए थे। उन्हें यही व्हीकल सिस्टम मिला था। अगले ही पल मेरे सामने एक वर्चुअल इंटरफेस उभर आया। उसमें मेरी आरवी का पूरा 3D मैप दिखाई दे रहा था। जहां जहां स्टोरेज था वहां एक्सपेंशन पॉसिबल लिखा हुआ था। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरती रह गई। इसका मतलब था कि मैं जितने ज्यादा क्रिस्टल कोर्स जुटाऊंगी उतनी ज्यादा स्टोरेज स्पेस बढ़ा सकती हूँ। मेरी आरवी एक चलती फिरती फोर्ट्रेस और वेयरहाउस बन सकती थी। लेकिन क्रिस्टल कोर पाना आसान नहीं था। पिछली जिंदगी में शुरुआती दिनों में 100 ज़ॉम्बीज मारने पर भी कभी कभी एक क्रिस्टल कोर नहीं मिलता था। फिर भी हर एक एक्स्ट्रा स्क्वायर मेरे सर्वाइवल की गारंटी बढ़ा देता। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब मेरा सबसे पहला मिशन क्रिस्टल कोर्स इकट्ठा करना होगा। बाहर सड़क पर ज़ॉम्बीज की संख्या लगातार बढ़ रही थी। कई ज़ॉम्बीज खून की गंध से आकर्षित होकर मेरी आरवी पर हमला करने लगे। वे गाड़ी को पीट रहे, खरोंच रहे थे, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अंदर एकदम सन्नाटा था, जैसे बाहर कुछ हो ही नहीं रहा हो। मैं खुशी से भर उठी। वाह, डैमेज इम्यूनिटी के साथ साउंड आइसोलेशन भी। मैंने उत्साहित होकर आरवी की दीवार थपथपाई। अभी ये गाड़ी सच में परफेक्ट है। अच्छे मूड में मैं बाथरूम गई, शवल साफ की और वापस बाहर आई। स्नो टी टेबल पर बैठा बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, चलो पहले तुम्हें पेट भरकर खिलाते हैं, फिर हम ज़ॉम्बीज का शिकार करने निकलेंगे। स्नो ने अपनी प्यारी सी आवाज में म्याऊं किया, जैसे उसे मेरी बात समझ आ गई हो। मैं किचन कैबिनेट के पास गई और उसके लिए फ्रेश श्रिम्प उबालने लगी। जैसे ही खाने की खुशबू फैली, स्नो फुर्ती से उछलकर मेरे पास आ गया। उसकी आंखों में चमक और इंतजार साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपने लिए फ्राइड चिकन निकाला, एक कैन बियर खोली और आराम से खाना शुरू कर दिया। स्नो बगल में बैठा मुझे घूरता रहा, जैसे कह रहा हो कि उसका खाना पहले परोसा जाए। 5 मिनट बाद श्रिम्प तैयार हो गए। मैंने उन्हें कटोरे में निकालकर उसके सामने रख दिया। स्नो तुरंत खाने में लग गया और मैं आरवी के सुरक्षित अंदरूनी माहौल में बैठी बाहर की तबाह होती दुनिया को देखते हुए अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने लगी। स्नो अपने कटोरे में रखे गरम गरम श्रिम्प बड़े मजे से खा रहा था और हर निवाले के साथ खुशी से म्याऊं कर रहा था। उसकी संतुष्ट आवाज सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं आराम से सोफा पर बैठ गई। एक हाथ में ग्रिल्ड लैम्ब था, दूसरे में ठंडी बियर। कभी फ्राइड चिकन का एक बाइट लेती, कभी कोल्ड ड्रिंक का सिप। बाहर पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी, लेकिन मेरी आर्मर्ड आरवी के अंदर उस वक्त सब कुछ सरप्राइजिंगली पीसफुल था। मैं पहली बार अपोकलिप्स के बीच खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। तभी मैंने देखा कि कई लोग भागते हुए पार्किंग एरिया की ओर आ रहे थे। सभी ने एक जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। शायद वे किसी कंपनी के कॉलीग्स थे जो साथ काम करते थे। उनमें से एक आदमी ने दौड़ते दौड़ते मेरी आरवी की खिड़की के अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। बाहर
बाहर ज़ॉम्बी लोगों को नोच रहे थे और अंदर मैं आराम से टीवी देखते हुए बियर पी रही थी। उसने तुरंत अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, जल्दी उस आरवी में छिपते हैं। सभी लोग मेरी गाड़ी की ओर भागने लगे, लेकिन तभी उन्होंने सामने सड़क पर खड़ी एक साधारण कार में बैठने की कोशिश की। अगले ही पल एक ज़ॉम्बी ने विंडो ग्लास तोड़ दिया और अंदर बैठे आदमी के सिर पर हमला कर दिया। यह देखकर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। उनमें से एक घबराकर बोला, नहीं, कार में छिपना सेफ नहीं है। दूसरे ने कहा, चलो मॉल के अंदर चलते हैं, वहां ज्यादा चांस है। और वे सभी मेरी आरवी के पास से भागते हुए मॉल के अंदर घुस गए। जाते जाते उनमें से कुछ लोगों ने फिर मेरी ओर देखा। मैं आराम से खाना खा रही थी और स्नो श्रिम्प खत्म कर चुका था। शायद उनके मन में यही सवाल था, क्या हम सब सच में एक ही दुनिया में हैं? खाना खत्म होने के बाद मैंने बाहर झांक कर देखा। आरवी के आसपास फिलहाल कोई ज़ॉम्बी नहीं था। मैंने सोचा, थियरी के हिसाब से ज़ॉम्बीज इंसानों की स्मेल और मूवमेंट से अट्रैक्ट होते हैं। क्या यह आरवी मेरी स्मेल भी ब्लॉक कर रही है? मैंने टेस्ट करने के लिए सोफा के पास वाली विंडो थोड़ा सा खोली। जैसे ही खिड़की खुली, दूर खड़ा एक ज़ॉम्बी अचानक मेरी दिशा में मुड़ गया। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ टिक गईं और वह मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं तुरंत डरकर खिड़की बंद कर दी। अगले ही पल वह ज़ॉम्बी रुक गया। उसने कुछ सेकंड इधर उधर देखा, जैसे अपना टारगेट खो चुका हो, और फिर दूसरी दिशा में चल पड़ा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया। विंडो बंद होने पर आरवी मेरी स्मेल पूरी तरह ब्लॉक कर देती थी, लेकिन खिड़की खुलते ही ज़ॉम्बीज मुझे डिटेक्ट कर सकते थे। दोपहर के 2 बज चुके थे। जिन लोगों को सुबह भागने का मौका नहीं मिला, वे अब या तो मारे जा चुके थे या ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे। सड़क पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज भटक रहे थे और मॉल के अंदर भी अनगिनत अनडेड घूम रहे थे। अगर मैं इन सबको खत्म कर दूं तो शायद मुझे कई क्रिस्टल कोर्स मिल सकते थे। तभी मुझे सिस्टम की बात याद आई। मेरी आरवी अब परमानेंटली ऑल डैमेज इम्यून थी, यानी अगर मैं ज़ॉम्बीज को गाड़ी से कुचलूं तो आरवी को एक स्क्रैच तक नहीं आएगा। यह सोचते ही मेरे अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर ज़ॉम्बीज खुद चलकर मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं ही उनके पास पहुंच जाती हूँ। मैं तुरंत ड्राइवर सीट पर बैठी, इंजन स्टार्ट किया और आरवी को सड़क पर उतार दिया। अगले ही सेकंड मैंने एक्सेलरेटर दबाया और सीधे ज़ॉम्बीज की ओर बढ़ गई। लेकिन मैं भीड़ में अंधाधुंध नहीं घुसी। मैं कॉर्नर्स और छोटी गलियों में घूम घूम कर ज़ॉम्बीज को निशाना बना रही थी। जैसे ही आरवी के भारी व्हील्स उनके सिरों के ऊपर से गुजरते, उनकी खोपड़ी तरबूज की तरह फट जाती। सड़क पर खून और मांस के टुकड़े फैलने लगे। ऊपर बिल्डिंग्स में छिपे लोग खिड़कियों से यह सब देख रहे थे। किसी ने दंग होकर कहा, यह लड़की है या टैंक? दूसरे ने बुदबुदाया, यह आरवी तो मॉन्स्टर है। इतने ज़ॉम्बीज कुचल दिए, फिर भी इस पर एक डेंट तक नहीं आया। इस बीच मॉल के अंदर मौजूद ज़ॉम्बीज भी इंजन की आवाज सुनकर बाहर निकलने लगे। लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं था। मैं पूरी स्पीड से एक के बाद एक ज़ॉम्बीज को रौंदती चली गई। करीब 20 मिनट बाद सड़क पर हर तरफ लाशें बिखरी थीं। खून की लाल परत ने आसफल्ट को ढक लिया था। आसपास के लगभग सभी ज़ॉम्बीज खत्म हो चुके थे। मैंने धीरे से आरवी रोकी। अब असली काम शुरू होना था। मैंने दरवाजा खोला, स्नो को अंदर सुरक्षित छोड़ा और हाथ में शवल लेकर बाहर उतर गई। मेरा लक्ष्य था क्रिस्टल कोर्स ढूंढना। मैं खून से भीगी सड़क पर सावधानी से चलने लगी। जहां भी ज़ॉम्बी की लाश दिखाई देती, मैं उसका सिर खोलकर अंदर कोर खोजती। अगर कहीं कोई ज़ॉम्बी अभी भी हिल रहा होता तो मैं बिना झिझक उसके सिर पर वार कर देती। ऊपर छिपे लोग यह दृश्य देखकर कांप उठे। किसी ने कहा, यह लड़की तो बिल्कुल नहीं डरती। दूसरे ने फुसफुसाया, इतनी शांत होकर ज़ॉम्बीज के सिर काट रही है, ये इंसान है भी या नहीं? लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। पिछली जिंदगी के 3 सालों ने किलिंग को मेरी इंस्टिंक्ट बना दिया था। जब तक सामने ज़ॉम्बी होड़ न हो, एक ज़ॉम्बी मेरे लिए कोई खतरा नहीं था। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद मुझे कुल 7 क्रिस्टल कोर्स मिले। मैंने उन्हें हाथ में लेकर संतोष की सांस ली। बुरा नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैं तुरंत आरवी में लौटी और सिस्टम इंटरफेस खोल दिया। वर्चुअल मैप फिर से मेरी आंखों के सामने उभर आया। अब सवाल था, इन 7 क्रिस्टल कोर्स को किस स्टोरेज एरिया में इन्वेस्ट किया जाए? बाहर मौसम लगातार गर्म हो रहा था। फूड और वाटर सबसे जरूरी थे। मेडिसिन भी इक्वली इंपॉर्टेंट थी। एयर कंडीशनर को लगातार चलाने के लिए फ्यूल स्टोरेज बढ़ाना भी जरूरी था। काफी सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि सबसे पहले मेडिसिन कैबिनेट की स्टोरेज एक्सपैंड करनी चाहिए। अपोकलिप्स में सही दवाइयां किसी भी समय जान बचा सकती थीं। मैंने मैप पर मेडिसिन कैबिनेट के पास चमकते एक्सपैंड बटन पर टैप किया। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने एक नया सिलेक्शन पैनल खुल गया और मेरी आरवी के एवोल्यूशन का अगला चरण शुरू हो गया। सिस्टम की ठंडी मैकेनिकल आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजी, एक क्रिस्टल कोर से 1 क्यूबिक मीटर स्टोरेज एक्सपैंड किया जा सकता है। कृपया अपना विकल्प चुनें। मैंने बिना देर किए पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया और कंफर्म पर टैप कर दिया। अगले ही पल आवाज आई, कंग्रेचुलेशंस, स्टोरेज सक्सेसफुली एक्सपैंडेड बाय 1 क्यूबिक मीटर। इस स्पेस के अंदर रखी गई सभी वस्तुएं हमेशा सुरक्षित रहेंगी। यह सुनते ही मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। इसका मतलब था कि इस स्पेस में रखा सामान कभी खराब नहीं होगा, फूड सड़ेगा नहीं, मेडिसिन एक्सपायर नहीं होंगी और पानी हमेशा फ्रेश रहेगा। यह फीचर किसी मिरेकल से कम नहीं था। मैं तुरंत मेडिसिन कैबिनेट के पास गई, लेकिन बाहर से कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। मैंने कैबिनेट खोला, अंदर सारी दवाइयां पहले की तरह ही रखी थीं। पहली नजर में कुछ अलग नहीं लगा। मैं उलझन में पड़ गई और तुरंत सिस्टम से पूछा, मेरा एक्सपैंडेड स्पेस कहाँ है? तभी मेरी आंखों के सामने एक 3 डिमेंशनल वर्चुअल स्टोरेज खुल गया। वह किसी साई-फाई मूवी की टेक्नोलॉजी जैसा लग रहा था। मैंने दवाइयों का एक बॉक्स उठाकर उस वर्चुअल स्पेस में रखा। जैसे ही सामान अंदर गया, मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल सोचकर आइटम्स को अरेंज कर सकती हूँ और जरूरत पड़ने पर तुरंत बाहर भी निकाल सकती हूँ। मैं एक्साइटमेंट से
भर उठी। मैंने बाकी क्रिस्टल कोर्स भी इस्तेमाल कर दिए, 2 वाटर स्टोरेज के लिए और 4 रेफ्रिजरेटर एक्सपेंशन के लिए। अब मेरी आरवी पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। सब कुछ सेट होने के बाद मैं ड्राइवर सीट पर बैठी और अगला लक्ष्य तय किया, एक बड़ी फार्मेसी। करीब 10 मिनट बाद मुझे सड़क किनारे एक फार्मेसी दिखाई दी। दुकान का शटर खुला था और आसपास कोई ज़ॉम्बी नजर नहीं आ रहा था। मैंने आरवी को ठीक दरवाजे के सामने खड़ा किया ताकि एक तरह का सील्ड पैसेज बन जाए और ज़ॉम्बीज अंदर न आ सकें। फिर मैं सावधानी से फार्मेसी के अंदर दाखिल हुई। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि अंदर कोई खतरा नहीं है, तब मैंने राहत की सांस ली। मैंने एक बास्केट उठाई और दवाइयों की शेल्फ्स के सामने पहुंच गई। पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक, विटामिन, जो भी काम आ सकता था, मैं बिना समय गंवाए सब उठाती गई। उसी दौरान स्नो बोर्डम से गाड़ी से बाहर निकल आया और मेरे पैरों से लिपटकर म्याऊं करने लगा। मैंने झुककर उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी देर और फिर चलते हैं। स्नो ने प्यार से मेरी बाह से अपना चेहरा रगड़ा। उसकी गोल गोल आंखें इतनी मासूम लग रही थीं कि कैओस के बीच भी मेरा दिल हल्का हो गया। 2 बड़े बॉक्सेस भरने के बाद मैं आरवी में लौटी और स्टोरेज चेक किया। अभी भी काफी स्पेस बची थी। मैंने स्नो को आवाज दी, चलो वापस कार में। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने जैसे मेरी बात समझ ली और फुर्ती से मेरे पीछे आरवी में चढ़ गया। मैंने दवाइयां वर्चुअल स्टोरेज में रखी। पूरा सामान डालने के बाद भी मेडिसिन कैबिनेट सिर्फ आधा भरा था। यह देखकर मैं फिर फार्मेसी में लौटी और प्रिजर्वेटिव्स, रेयर मेडिसिन और कुछ एक्स्ट्रा मेडिकल सप्लाईज भी उठा लाई। कई बार अंदर बाहर जाने के बाद आखिरकार पूरा कैबिनेट भर गया। देखते ही देखते 2 घंटे गुजर गए, लेकिन मुझे थकान का एहसास तक नहीं हुआ। शायद सर्वाइवल की चाहत इंसान को उम्मीद से ज्यादा मजबूत बना देती है। इसी दौरान मेरी नजर पास की एक हाई एंड आउटडोर गियर शॉप पर पड़ी। वहां हाइकिंग सूट्स, रेन कोट्स, विंड प्रूफ जैकेट्स और एक्सट्रीम वेदर गियर मिलने की संभावना थी। मैंने आरवी को दुकान के सामने रोका। दुकान का शटर अंदर से बंद था। इसका मतलब साफ था, अंदर कोई छिपा हुआ था। मैं यह मौका नहीं गंवाना चाहती थी। मैं गाड़ी से उतरी, दरवाजे तक गई और धीरे से शटर खटखटाया। अंदर से कुछ हलचल हुई। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं सप्लाईज लेने आई हूँ। बदले में तुम्हें कुछ जरूरी वार्निंग्स दूंगी जो तुम्हारी जान बचा सकती हैं। अंदर छिपे आदमी का नाम वही ये था। मेरी आवाज सुनकर वह पहले तो डर गया, लेकिन मेरी बातों में सिंसियरिटी महसूस करके कुछ देर सोचने के बाद उसने शटर खोल दिया। मैं दुकान के अंदर दाखिल हुई और चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर मैंने उसकी ओर देखकर कहा, पहली वार्निंग, कभी भी किसी के लिए दरवाजा आसानी से मत खोलना। जिसे तुम अंदर आने दोगे वही तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। मेरी बात सुनकर वही ये के चेहरे पर जटिल भाव उभरे। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पास एक्सट्रीम कोल्ड प्रोटेक्शन सूट है? उसने तुरंत वेयरहाउस से एक भारी एंटी कोल्ड सूट निकालकर मेरी ओर बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे हाथ से नहीं लिया। मैंने कहा, इसे नीचे रख दो। वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मेरी बात मान ली। मैंने पहले ध्यान से सूट चेक किया कि कहीं कोई ट्रैप तो नहीं। सब ठीक मिलने पर मैंने उसे उठाया। फिर मैंने कहा, एक और सूट ले आओ। इस बार उसने बिना सवाल किए दूसरा सूट भी ला दिया। उसे फ्लोर पर रखते हुए उसने बेचैनी से पूछा, दूसरी वार्निंग क्या है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ऐसी जगह जाओ जहां फूड और सप्लाईज भरपूर हों। खुद को अंदर बंद कर लो और पेशेंटली रेस्क्यू का इंतजार करो। वही ये ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में पूछा, क्या यह डिजास्टर बहुत लंबे समय तक चलेगा? मैं कुछ सेकंड चुप रही। पिछली जिंदगी में मैं इस अपोकलिप्स का अंत देख ही नहीं पाई थी, इसलिए मैंने सीधा जवाब नहीं दिया। मैंने दोनों सूट्स आरवी में रखे और उसके बाद रेनकोट्स, स्लीपर्स, विंड ब्रेकर्स, विंड प्रूफ पैंट्स और कई आउटडोर एसेंशियल्स उठाकर स्टोरेज में भर दिए। जब शॉपिंग पूरी हो गई तो मैंने अपना फोन निकाला और वेइये के अकाउंट में 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए। फिर मैंने गंभीर स्वर में कहा, तीसरी वार्निंग, किसी पर भरोसा मत करना, बेवजह दया मत दिखाना। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए मोरालिटी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर वेइये कुछ देर तक मुझे देखता रहा। शायद उसे महसूस हो गया था कि मैं मजाक नहीं कर रही। मैं मुड़कर आरवी की ओर बढ़ी ही थी कि अचानक पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। मैं तुरंत पलटी और कमर से डैगर निकाल ली। वेइये वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर डर, उम्मीद और जीने की तीव्र इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। उसने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं सामान उठाने में मदद करूंगा, लड़ भी सकता हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सच्चाई भी थी और सर्वाइवल की डेस्परेशन भी, लेकिन यह अपोकलिप्स था। यहाँ किसी पर भरोसा करना खुद को खतरे में डालना था। मैंने बिना कुछ कहे डैगर नीचे किया, तेजी से आरवी में चढ़ी और दरवाजा बंद कर लिया। अगले ही पल इंजन गरजा और मेरी आरवी धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गई। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, वही ये सड़क के बीच खड़ा था, मुझे जाते हुए देख रहा था, लेकिन मैंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दुनिया में अब सिर्फ एक नियम था, या तो खुद को बचाओ या खत्म हो जाओ। रियर व्यू मिरर में मैंने आखिरी बार वेइये को देखा। कुछ सेकंड पहले तक उसके चेहरे पर उम्मीद थी, जैसे उसे अब भी भरोसा हो कि मैं लौटकर उसे साथ ले जाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे मेरी आरवी उससे दूर होती गई, उसकी आंखों की उम्मीद धीरे धीरे नफरत में बदल गई। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए और चेहरा कठोर हो गया। मैंने बिना कोई भाव बदले नजरें सड़क पर जमा दी। इस अपोकलिप्स में उम्मीद और नफरत के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है। शाम होने लगी थी, लेकिन मेरे पास अभी भी एक जरूरी काम बाकी था। मुझे और सप्लाईज जमा करनी थी। मैंने आरवी को एक बड़े सुपरमार्केट के मुख्य दरवाजे के सामने रोका। प्लान वही था, जल्दी से सामान इकट्ठा करना, स्टोरेज में डालना और तुरंत निकल जाना। बाहर उतरने से पहले मैंने आसपास अच्छी तरह देखा। फिलहाल सब कुछ शांत लग रहा था। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने लगी, स्नो धीरे धीरे टेल उठाए मेरी ओर आया। उसकी चाल
देखकर साफ था कि वह मेरे साथ बाहर जाना चाहता है। मैंने उसे गोद में उठाया, सोफा पर बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छे बच्चे की तरह यहीं रहो, बाहर बहुत डेंजर है। स्नो ने हल्की सी म्याऊं की, अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और सिर झुकाकर चुपचाप बैठ गया। मैं मुस्कुराई और सुपरमार्केट के अंदर चली गई। जैसे ही आयल में पहुंची, मेरी नजर एक ट्रॉली पर पड़ी जिसमें इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, बिस्किट्स और स्नैक्स भरे थे। पास ही फ्रूट्स का एक बॉक्स रखा था जो शायद वेयरहाउस में भेजा नहीं जा सका था। मैंने बिना समय गंवाए ट्रॉली पकड़ ली और उसे धकेलते हुए अंदर बढ़ने लगी। हर मोड़ पर मेरा ध्यान पूरी तरह अलर्ट था। मुझे पता था कि किसी भी कर्नेली कॉर्नर से ज़ॉम्बी निकल सकता है। इस बार मेरा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, मीट, स्टेपल फूड, सीजनिंग्स और प्योर वाटर। अचानक सामने से एक भयानक चीख सुनाई दी। अगले ही पल सुपरमार्केट यूनिफॉर्म पहने एक ज़ॉम्बी कर्मचारी मेरी ओर झपटा। मैंने एक तरफ हटकर उसका हमला खाली जाने दिया और पूरी ताकत से ट्रॉली उसके सिर पर दे मारी, जोरदार टक्कर के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुरंत उसके सिर पर दूसरा वार किया और वह हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन इस शोर ने पूरे सुपरमार्केट के ज़ॉम्बीज को अलर्ट कर दिया। कुछ ही सेकंड में दर्जनों ज़ॉम्बीज मेरी ओर बढ़ने लगे। मेरे भीतर अब डर नहीं था, सिर्फ क्रिस्टल कोर्स पाने की लालसा थी। मैंने तेजी से आसपास नजर दौड़ाई। अगर मैं 2 शेल्फ्स को खिसकाकर बीच में एक संकरा रास्ता छोड़ दूं तो ज़ॉम्बीज को एक एक करके आसानी से खत्म किया जा सकता था। लेकिन एक शेल्फ शराब की बोतल से भरी थी और इतनी भारी थी कि अकेले खिसकाना मुश्किल था। तभी अचानक मेरे बगल से एक आवाज आई, दीदी मैं मदद करती हूँ। मैंने मुड़कर देखा। यह लिन चियन थी, वही लड़की जिसने पहले सुपरमार्केट से मेरा सामान आरवी में चढ़ाने में मदद की थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन जीने की इच्छा उससे भी ज्यादा मजबूत थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस शेल्फ को जोर से धक्का दिया। ऊपर रखी शराब की कई बॉटल्स गिरकर टूट गईं। लिन चियन भी तुरंत मेरी मदद करने लगी। हम दोनों ने मिलकर शेल्फ्स को खिसकाकर आयल का रास्ता लगभग बंद कर दिया और बीच में केवल 1 मीटर का गैप छोड़ा। इतने में ज़ॉम्बीज वहां तक पहुंच गए और शेल्फ से टकराने लगे। लिन चियन डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार मेरी आरवी की दिशा में जा रही थीं। मैं उसकी सोच साफ पढ़ सकती थी। वह मेरे साथ भागना चाहती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं उस संकरे गैप में खड़ी हो गई और एक एक ज़ॉम्बी का सिर फोड़ने लगी, हर ज़ॉम्बी को मारने के लिए। बाद में उसके सिर में क्रिस्टल कोर खोजती। इस दौरान मैंने लिन चियन की ओर देखते हुए कहा, अगर जीना चाहती हो तो किसी सुरक्षित जगह पर फूड और वाटर जमा करो और रेस्क्यू का इंतजार करो। मेरी आरवी के बारे में सोचना भी मत। उसने मुझे ज़ॉम्बीज के सिर तरबूज की तरह फोड़ते देखा और तुरंत समझ गई कि मैं कोई आसान इंसान नहीं हूँ। उसकी आंखों की उम्मीद उसी समय खत्म हो गई। करीब 20 मिनट बाद सभी ज़ॉम्बीज शांत हो चुके थे। मुझे केवल एक क्रिस्टल कोर मिला, लेकिन मेरे लिए वह भी काफी था। लिन चियान के चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डर था। वह समझ चुकी थी कि जितनी जल्दी हो सके मुझसे दूर हो जाना ही बेहतर है। मेरी सलाह मानकर उसने सुपरमार्केट के अंदर एक ऑफिस चुना और वहां सप्लाईज जमा करने लगी। उसने वेयरहाउस में छिपने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि सबसे पहले लोग वहीं पहुंचेंगे। उधर मैं सुपरमार्केट के बाकी हिस्से में गई, 3 और ज़ॉम्बीज खत्म किए और दूसरे एग्जिट्स बंद कर दिए ताकि कोई नया खतरा अंदर न आ सके। फिर मैंने शॉपिंग कार्ट उठाई और सप्लाईज इकट्ठा करना शुरू किया। कन्वीनियंस फूड सेक्शन में जाकर मैंने ब्रेस्ड पोर्क, फ्राइड फूड्स, कैंड मीट और रेडी टू ईट आइटम्स से पूरा कार्ट भर दिया। जब मैं कार्ट धकेलते हुए आरवी की ओर लौटी तो सामने का दृश्य देखकर मेरे कदम रुक गए। सुपरमार्केट यूनिफॉर्म पहने कुछ आदमी मेरी आरवी के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे ग्लास पर लोहे की रॉड्स और टूल्स मार रहे थे, लेकिन आरवी पर एक स्क्रैच तक नहीं आया था। एक आदमी ने गुस्से में चिल्लाकर दरवाजे पर लात मारी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दूसरा आदमी विंडो पर बार बार वार करता रहा, पर ग्लास पर एक निशान तक नहीं पड़ा। उनमें से एक झुंझलाकर बोला, मैं टूल लेकर आता हूँ, देखते हैं यह दरवाजा कब तक नहीं खुलता। तभी उसने मुड़कर मुझे शॉपिंग कार्ट के साथ खड़ा देखा। कुछ सेकंड के लिए वह सकपका गया, लेकिन तुरंत सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोला, ओह तो यह गाड़ी तुम्हारी है, तुम अकेली लड़की हो, बाहर बहुत डेंजर है, हमें साथ ले चलो, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। बाकी लोग भी तुरंत मुस्कुराने लगे, जैसे अभी अभी मेरी गाड़ी तोड़ने की कोशिश उन्होंने की ही ना हो। मैं हल्का सा हंसी और ठंडी आवाज में बोली, मेरी गाड़ी से दूर हट जाओ, नहीं तो इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तभी सेफ्टी वेस्ट पहने एक आदमी ने कार्ट की ओर इशारा किया और चालाकी से कहा, वैसे तुमने इस सामान का पेमेंट किया भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने चोरी की हो, हमें गाड़ी खोलकर चेक करना पड़ेगा। उसकी आवाज में लालच साफ झलक रहा था। उसे लगा था कि मैं अकेली लड़की हूँ और आसानी से डर जाऊंगी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ी लड़की वह इंसान थी जिसने अपोकलिप्स में मौत को कई बार करीब से देखा था और अब उसे किसी से डरना नहीं आता था। मेरी बात सुनते ही जो आदमी अभी तक अकड़ दिखा रहा था, उसका चेहरा तमतमा उठा। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक अकेली लड़की उसे इस तरह खुलेआम धमकी दे सकती है। वह गुस्से में मेरी ओर बढ़ा, जैसे सच में मुझ पर हमला कर देगा। लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम और आगे बढ़ाता, मैंने बिना झिझक अपनी कमर से मशहटे निकाल ली। चमकती धार देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बाकी लोग भी एक पल में पीछे हट गए। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर जान प्यारी है तो अभी मेरी गाड़ी से दूर हो जाओ, वरना इसका अंजाम उसी की तरह होगा। मैंने पास पड़ी ज़ॉम्बी की लाश की ओर इशारा किया। मेरी आंखों में मजाक नहीं था। उन लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और अगले ही पल घबराकर सुपरमार्केट के अंदर भाग गए। उन्हें भागते देख मैंने हल्की सांस छोड़ी। सच कहूं तो वे लोग आराम से बच सकते थे। सुपरमार्केट के अंदर के ज्यादातर ज़ॉम्बीज मैं पहले ही साफ कर चुकी थी। वहां फूड, वाटर और डेली सप्लाईज की कोई
कमी नहीं थी। अगर वे समझदारी से अंदर छिपकर रेस्क्यू टीम का इंतजार करते तो शायद सुरक्षित किसी बेस तक पहुंच भी जाते, लेकिन लालच इंसान से उसकी समझ छीन लेता है। मैंने शॉपिंग कार्ट से सारा सामान निकालकर आरवी के स्टोरेज में रखा और दरवाजा बंद कर अंदर से लॉक कर दिया। जैसे ही मैं अंदर आई, स्नो तुरंत मेरी गोद में कूद पड़ा और अपने सिर से मेरे सीने से रगड़ने लगा। मैंने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। फिर मैंने बैग से एक बड़ा चिकन लेग निकाला और उसकी प्लेट में रख दिया। खुशबू सूंघते ही उसने जीभ से होंठ चाटे और बड़े मजे से खाने लगा। मैं रेफ्रिजरेटर के पास गई, सबसे पहले फ्रूट्स को एक्सपैंडेड स्टोरेज में रखा, फिर शॉपिंग कार्ट का बाकी सामान भी एक एक करके वर्चुअल स्पेस में ट्रांसफर करती गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि स्टोरेज कैपेसिटी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। जितना सामान मैंने एक साथ रखा उसे मैन्युअली जमाने में मुझे कम से कम 5-6 चक्कर और लगाने पड़ते। तभी मुझे याद आया कि सुपरमार्केट के कॉरिडोर में जो बड़ा ट्रांसपोर्ट ट्रॉली पड़ा है उसकी मदद से मैं एक बार में कहीं ज्यादा सामान ला सकती हूँ। मैं वापस बाहर जाने के लिए तैयार हुई ही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरी पांट का किनारा पकड़ लिया है। पीछे मुड़कर देखा तो स्नो अपने छोटे पंजों से मेरा कपड़ा पकड़े खड़ा था। उसकी पूंछ हिल रही थी और आंखों में साफ लिखा था कि वह मुझे अकेले नहीं जाने देगा। मैं हंस पड़ी और बोली, दीदी सप्लाईज लेने जा रही है ताकि हम फ्यूचर में और अच्छे से रह सकें। लेकिन उसने कपड़ा नहीं छोड़ा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम भी साथ चलना चाहते हो? स्नो ने आंखें झपकाईं और अगले ही पल फुर्ती से मेरी बाहों में कूद गया। मैं उसे गोद में लेकर कॉरिडोर में पहुंची, ट्रांसपोर्ट ट्रॉली उठाई और वापस सुपरमार्केट के अंदर चली गई। वहां छिपे सर्वाइवर्स मुझे देखते ही सहम गए। शायद बाहर की घटना के बाद अब वे मुझे किसी आम लड़की की तरह नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक इंसान की तरह देखने लगे थे। लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मेरा ध्यान सिर्फ सप्लाईज पर था। मैं पहले फूड सेक्शन में गई। ब्रेज्ड मीट, कोल्ड डिशेज, रेडी टू ईट मील्स, जो भी लंबे समय तक काम आ सकता था, सब ट्रॉली में भरना शुरू कर दिया। अगले काउंटर पर फ्राइड पैनकेक्स, सुशी और जोंगजी रखे थे। मैंने हर चीज के कई पैक्स उठा लिए। स्नो पूरी शांति से ट्रॉली के ऊपर बैठा रहा। वह ना इधर भागा ना उधर, जैसे उसे भी समझ आ गया था कि अभी मिशन मोड चल रहा है। जब मैं डेजर्ट सेक्शन से गुजरी तो मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। सामने ब्यूटीफुली डेकोरेटेड केक्स, पेस्ट्रीज, पुडिंग्स और मूस रखे थे। पिछली जिंदगी में मैंने सिर्फ सर्वाइवल के लिए जिया था। इस बार मैंने तय किया था कि जितना हो सके खुद को खुश रखूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये सब भी साथ चलेंगे, और पूरे डेजर्ट सेक्शन को लगभग खाली कर दिया। ट्रॉली पूरी तरह भरने के बाद मैं उसे आरवी की ओर खींचकर लाई। तभी मेरी नजर उस ज़ॉम्बी गार्ड की लाश पर पड़ी जिसे मैंने पहले मारा था। उसके शरीर पर 2 नए ज़ॉम्बीज झुके हुए थे और उसके अंदरूनी अंगों को नोच रहे थे। खून की गंध ने उन्हें वहां खींच लिया था। उन्होंने मेरी आहट सुनी और तुरंत सिर उठाकर मेरी ओर बढ़े। मैंने बिना घबराए मशटे उठाई और 2 तेज वारों में दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। मेरी हर मूवमेंट अब इतनी स्मूथ हो चुकी थी जैसे यह काम मैं सालों से करती आ रही हूँ। आरवी में लौटकर मैंने फिर सामान स्टोरेज में रखना शुरू किया। हालांकि यह रेपेटिटिव काम थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि पिछली जिंदगी की तुलना में मैं इस बार कितनी फॉर्चुनेट हूँ। मैंने सारे कुक्ड फूड एक अलग स्टोरेज सेक्शन में रखा। केवल 1 क्यूबिक मीटर स्पेस पूरा भर गया। डेजर्ट्स इतने ज्यादा थे कि एक पूरा सेक्शन भरने के बाद भी कुछ बच गए। उन्हें मैंने कैबिनेट में सजाकर रख दिया ताकि आने वाले दिनों में आराम से एंजॉय कर सकूं। फिर मैंने सिस्टम इंटरफेस खोला और अभी मिले क्रिस्टल कोर की मदद से सेकंड रेफ्रिजरेटर सेक्शन को भी 1 और क्यूबिक मीटर एक्सपैंड कर दिया। इसके बाद मैं लगातार सुपरमार्केट और आरवी के बीच चक्कर लगाती रही। कभी सामान भरती, कभी स्टोरेज अरेंज करती, कभी बीच में कुछ खा लेती। स्नो ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा थी। सुपरमार्केट के सर्वाइवर्स ने देखा कि मैं घंटों से सुरक्षित अंदर बाहर आ रही हूँ। धीरे धीरे वे भी अपने छिपने की जगहों से बाहर निकलने लगे और जल्दी जल्दी खाना उठाकर फिर छिप जाते। लेकिन कोई भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शायद उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मुझे परेशान किया तो मेरा मशटे अगला निशाना उनका सिर बना देगा। कुछ महिलाएं दूर खड़ी आपस में फुसफुसा रही थीं। एक ने हैरानी से कहा, यह लड़की कई घंटों से सामान उठा रही है, क्या उसकी आरवी में सच में इतना स्पेस है? दूसरी ने जवाब दिया, मुझे तो लगता है अंदर पैर रखने की जगह भी नहीं बची होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरी आरवी अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं रही थी, वह एक चलता फिरता फोर्ट्रेस थी जिसमें अनगिनत सप्लाईज, एंडलेस पॉसिबिलिटीज और मेरे नए जीवन की पूरी उम्मीद छिपी हुई थी। जब तक मैं इस आरवी और अपने सिस्टम के साथ हूँ, इस अपोकलिप्स में कोई भी मुझे आसानी से हरा नहीं सकता। जब मैंने अपनी पूरी आरवी को एक बार फिर ध्यान से देखा तो मेरे दिल में लंबे समय बाद सच्ची शांति और संतोष का एहसास हुआ। दूसरी मंजिल के स्टोरेज स्पेस का एक पूरा क्यूबिक मीटर सिर्फ चावल से भरा हुआ था। कुल मिलाकर लगभग 1600 किलो चावल। अगर मैं रोज सिर्फ 1 किलो भी खाऊं तो यह अकेले 4 साल से ज्यादा चल सकता था। यह सोचकर मेरे भीतर एक गहरी सिक्योरिटी फीलिंग जाग उठी। दूसरी स्टोरेज स्पेसेस में 500 किलो आटा, 50 किलो कुकिंग ऑयल और तरह तरह के मसाले सलीके से रखे थे। रेफ्रिजरेटर के एक्सपेंडेड कंपार्टमेंट्स भी पूरी तरह भर चुके थे। एक सेक्शन में कुक्ड फूड, दूसरे में डेजर्ट्स, तीसरे में फ्रेश मीट और चौथे में बॉटल्ड वाटर। कुल मिलाकर लगभग 4000 किलो सामान सुरक्षित रखा था। प्यूरिफाइड वाटर टैंक मिनरल वाटर से पूरा भरा हुआ था। सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूसेस भी अलग से रखे थे। कैबिनेट के पास मेरी पसंदीदा छोटी बॉटल्स नीटली सजाई हुई थीं। यह सब देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अपोकलिप्स के बीच मैं
इतनी आरामदायक जिंदगी जी रही हूँ। हल्की सी नींद आ रही थी, लेकिन उससे पहले मैंने खुद को ट्रीट देने का फैसला किया। इलेक्ट्रिक स्टोव पर छोटा सूप पॉट उबल रहा था। स्पाइसी ब्रॉथ में मीट स्लाइसेस और मीट बॉल्स उछल रहे थे। उनकी खुशबू पूरे आरवी में फैल गई थी। हॉट पॉट के आसपास वेजिटेबल्स एंड लैम स्लाइसेस और एक सुंदर 6 इंच फ्रूट केक रखा था। मैंने आइस कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लिया और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। उस एक घूंट में जैसे सारी थकान बह गई। स्नो एक तरफ बैठा फिश और श्रिम्प खा रहा था। वह बिना सिर उठाए ऐसे खा रहा था जैसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। सामने सजा हुआ खाना, सुरक्षित आरवी, एंडलेस सप्लाईज और मेरे साथ मेरा प्यारा स्नो, यह सब मुझे एक सपने जैसा लग रहा था। पिछली जिंदगी में बंद कमरे में भूख, दर्द और अकेलेपन में तड़पती हुई मैं शायद कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा। मैंने एक बाइट मटन का लिया, फिर प्लम वाइन का छोटा सिप, फिर केक का एक टुकड़ा। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि खुशी के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ पेट भर खाना, सुरक्षित छत और अपने प्रिय साथी का साथ ही काफी होता है। खाना खत्म करने के बाद मैंने संतुष्टि से अपना पेट थपथपाया, बर्तन धोए, कचरा साफ किया और फिर एक लंबा गर्म पानी का बाथ लिया। वुलन पजामास पहनकर मैं सॉफ्ट बेड पर लेट गई और कंबल में घुसते हुए मुस्कुराकर कहा, बेबी सोने आ जाओ। स्नो तुरंत उछलकर मेरे पास आ गया। उसका छोटा सा सिर कंबल से बाहर निकला हुआ था और वह बेहद प्यारा लग रहा था। मैंने उसे बाहों में भर लिया। कुछ ही मिनटों में हम दोनों गहरी नींद में खो गए। जब मेरी आंख खुली तब दोपहर हो चुकी थी। मेरी नींद स्नो ने तोड़ी थी। वह मेरी छाती पर बैठा था और अपने पूरे वजन से मुझे दबाए जा रहा था। मैंने मुश्किल से उसे नीचे उतारा और करवट लेकर फिर सोने की कोशिश की, लेकिन स्नो की बेचैनी साफ थी। उसे तुरंत बाथरूम जाना था। तभी वह मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आया, अपनी पूंछ उठाई और एक जोरदार बदबूदार फाड़ छोड़ दिया। मैं तुरंत उठ बैठी और नाक पकड़ते हुए चिल्लाई, स्नो तुमने आखिर खाया क्या था? वह मासूम चेहरा बनाकर मुझे देखता रहा। मैं उसे उठाकर बाथरूम ले गई और टॉयलेट सीट पर बैठा दिया। गलती करने के बाद वह बिल्कुल शांत था। बड़ी सावधानी से टॉयलेट के किनारे खड़ा होकर उसने अपना काम पूरा किया। मैं हंसते हंसते लौटपुट हो गई। जल्दी से फ्रेश होकर मैं ब्रेकफास्ट लेने सुपरमार्केट की ओर चल पड़ी, लेकिन जैसे ही पैसेज में पहुंची मैंने देखा कि कल वहां रखे स्नैक्स और फ्रूट्स पूरी तरह गायब थे। साफ था कि सर्वाइवर्स रात में चुपके से उन्हें उठा ले गए थे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं सुपरमार्केट के एंट्रेंस तक पहुंची तो मेरे कदम रुक गए। एंट्रेंस को वुडन बोर्ड्स, बॉक्सेस और कबाड़ से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया था। कुछ सेकंड के लिए मैं चुप रही, फिर मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। मैंने उन लोगों की मदद की थी, ज़ॉम्बीज़ से रास्ता साफ किया था और बदले में उन्होंने मुझे ही बाहर बंद कर दिया। सचमुच मुसीबत के समय इंसान की असली फितरत सामने आ जाती है। मैंने मन ही मन कहा, ठीक है अब तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। मैंने आसपास पड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस और वुडन प्लैंक्स इकट्ठे किए और एंट्रेंस के सामने ढेर लगा दिया। फिर आरवी से गैसोलीन की एक बाल्टी लाई और उन पर छिड़क दी। इसके बाद मैंने फायर प्रूफ ग्लव्स पहने, लाइटर जलाया और बिना हिचक आग लगा दी। अगले ही पल तेज लपटें उठी और धुआं पैसेज में फैलने लगा। अंदर सुपरमार्केट में बैठे सर्वाइवर्स ने जब आग की रोशनी देखी तो हड़कंप मच गया। कोई चीखा, ये क्या कर रही है? दूसरा डरते हुए बोला, कॉरिडोर में अल्कोहल गिरा हुआ है, अगर आग फैल गई तो हम सब जिंदा जल जाएंगे। कुछ ही सेकंड में दर्जनों लोग पैनिक में इधर उधर भागने लगे। कोई फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढ रहा था, कोई पानी, कोई इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करने दौड़ रहा था। कॉर्नर में खड़ी लिन चियन यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा, इडियट्स, मैंने पहले ही कहा था कि उससे पंगा मत लो, अब भुगतो। सौभाग्य से सुपरमार्केट की फायर सेफ्टी सिस्टम अच्छी थी। स्प्रिंकलर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से सर्वाइवर्स ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझा दी। जब सब शांत हुआ तो कई लोग थककर जमीन पर बैठ गए। उनके चेहरे राख से काले हो चुके थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि बाहर ज़ॉम्बीज़ जितने खतरनाक हैं, उतनी ही खतरनाक वह लड़की भी है जिसने अकेले अपोकलिप्स के बीच अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। लिन चियान ने थकी हुई आवाज में सबको डांटते हुए कहा, मैंने कल रात ही कहा था कि उस औरत को छेड़ना मत, वो पागल है, बिना पलक झपकाए लोगों को मार देती है। उसे सुपरमार्केट से थोड़ा सामान ले जाने देते तो हमारा क्या बिगड़ जाता। लेकिन उसकी बात सुनकर झंग चांग ने गुस्से से जवाब दिया, चुप रहो, अगर उसने ओल्ड वांग को मार दिया है तो हमें भी मार सकती है। अगर अभी उसे नहीं रोका तो बाद में पछताओगे। कुछ लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया। एक ने दबी आवाज में कहा, वो औरत बहुत क्रूर है, हमें मिलकर उससे छुटकारा पाना होगा। झंग चांग की अगुवाई में दर्जनों युवा पुरुष जल्दी जल्दी इकट्ठा हो गए। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैं काले रेनकोट में पैसेज के बाहर शांत खड़ी थी। कुछ ही देर में झंग चांग अपने साथियों के साथ बाहर आया। उनके हाथों में लोहे की रॉड्स, स्टिक्स और टूल्स थे। मुझे देखते ही कई लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दिया, लेकिन भीड़ में होने से उन्हें थोड़ी हिम्मत मिल गई थी। झंग चांग ने जोर से चिल्लाया, सब मिलकर इसे पकड़ लो। अगले ही पल 10 से ज्यादा लोग मेरी ओर झपटे, लेकिन उनके पास प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। मेरा मछटे बिजली की तरह चमका। कुछ ही सेकंड में वे सभी कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। कोई हाथ पकड़कर दर्द से तड़प रहा था, कोई उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 3 साल के सर्वाइवल ने मुझे इतना मजबूत बना दिया था कि ये लोग मेरे सामने बिल्कुल कमजोर थे। मैं धीरे धीरे झंग चांग के पास गई, उसके सामने झुककर उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में पूछा, अभी तुम कह रहे थे कि मुझे पकड़ोगे, क्यों? मुझे कैद करने के लिए या मार डालने के लिए? उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वह कांपती आवाज में बोला, मैं गलत था, मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ से भगाना चाहा था, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, अब डर लग रहा है। मैंने पास पड़ी रस्सी उठाई और उसके हाथ पैर
पैर कसकर बांध दिए, फिर उसे घसीटते हुए सुपरमार्केट की दूसरी मंजिल पर ले गई। रास्ते भर वह रोता रहा, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी मंजिल पर मैंने एक मेटल रैक सीढ़ियों के सामने रखा और झांग चांग को उसी से बांध दिया ताकि उसका चेहरा सीधा सीढ़ियों की ओर रहे। वह बुरी तरह घबरा गया और चिल्लाने लगा, तुम क्या करने वाली हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने कुछ शेल्व्स उठाकर सीढ़ियों के पास इस तरह लगाए कि ज़ॉम्बीज के लिए केवल एक संकरा रास्ता बचे। फिर मैं टूल रूम गई और एक शॉपिंग कार्ट में टूल्स भर लाई। उसमें 2 बड़े वुड सॉ भी थे। झांग चांग मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगा और बार बार माफी मांगने लगा। मैंने बिना जवाब दिए एक सॉ उठाया और सीढ़ियों के नीचे बने मेटल कैबिनेट को काटना शुरू कर दिया। तेज और चुभने वाली आवाज पूरे सुपरमार्केट में गूंज उठी। झांग चांग की आंखों में डर पागलपन में बदल गया। उसे समझ आ चुका था कि मैं क्या करने वाली हूँ। उसने हिस्टेरिकल होकर चिल्लाना शुरू कर दिया, इतनी आवाज से सारे ज़ॉम्बीज यहाँ आ जाएंगे, वे मुझे जिंदा खा जाएंगे। कुछ ही मिनटों में कैबिनेट में इतना बड़ा छेद बन गया कि एक ज़ॉम्बी उसमें से घुस सके, और जैसा उसने कहा था, सीढ़ियों के नीचे से ज़ॉम्बीज की भारी भीड़ आवाज की ओर खिंचती चली आई। मैं तुरंत वापस गई और एक बड़ा वुड सॉ रैक के साथ लगभग 1.5 मीटर की ऊंचाई पर कसकर बांध दिया। अब जो भी ज़ॉम्बी उस छेद से घुसता, उसका सिर उसी सॉ से टकराता और 2 हिस्सों में बांट जाता। देखते ही देखते खून की धार बहने लगी। कटे हुए सिर और शरीर छेद के सामने जमा होने लगे। गर्म खून की छींटें सीधे झंग चांग के चेहरे पर पड़ रही थीं। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ हार के काम हेगर को भी नहीं तक एक लाश करते हैं किताब गया था कि मैंने उसे एक लाइव बेट बना दिया है। उसके शरीर की गंध और चीखें ज़ॉम्बीज को लगातार अपनी ओर खींचती रहेंगी। यह ट्रैप मैंने पिछली जिंदगी के अनुभव से सीखा था। इससे ज़ॉम्बीज को एक एक करके खत्म करना बेहद आसान हो जाता था। अब मेरा काम करने के लिए कमान है कि साथ करने के लिए, आत करने के लिए बात बढ़ा सिर्फ इतना था कि जो लाशें रास्ता रोकें उन्हें हटाती रहूं। झंग चांग की चीखें, मेटल सॉ की आवाज और ज़ॉम्बीज की गुर्राहट पूरे सुपरमार्केट में गूंज रही थी। बाकी सर्वाइवर्स भी दूसरी मंजिल पर आ पहुंचे। सामने का दृश्य देखकर उनके चेहरों का रंग उड़ गया। फर्श पर ज़ॉम्बीज की लाशों का ढेर लगा था। हर तरफ खून फैला हुआ था और बीच में झंग चांग खून से लथपथ बंधा हुआ चीख रहा था। मैं शांत चेहरे के साथ आगे बढ़ी, छेद में फंसी लाशों को एक एक करके हटाया और उनके सिर फोड़कर क्रिस्टल कोड ढूंढने लगी। झंग चांग मुझे देखता रहा। अब उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ आतंक था। मैंने 10 से ज्यादा खोपड़ियां तोड़ी, लेकिन इस बार एक भी क्रिस्टल कोड नहीं मिला। उसी समय सुपरमार्केट की दूसरी मंजिल पर बने एक डॉल शॉप में 2 पुरुष और 2 महिलाएं छिपकर यह सब देख रहे थे। उनमें से एक छोटी कद की लड़की वान जितोंग ने कांपती आवाज में पूछा, उधर आखिर हो क्या रहा है? यह आरी की आवाज तो रूह कंपा रही है। उसके बगल में खड़े चश्मा पहने युवक ने गंभीर स्वर में कहा, जो भी हो, यह हमारे लिए मौका हो सकता है। अगर उसका ध्यान उधर है तो हम चुपचाप कुछ सप्लाईज इकट्ठा कर सकते हैं। बाहर ज़ॉम्बीज का अंतहीन अंधेरा था, लेकिन उस रात सुपरमार्केट के अंदर सबसे डरावनी चीज ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि वह लड़की थी जो ठंडी आंखों और स्थिर हाथों से अपोकलिप्स को अपने हिसाब से चला रही थी। वान जितोंग के इतना कहते ही दूसरी लड़की सु यूनिंग की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साह से कहा, अगर हम उस लड़की के साथ हो जाएं तो इस एंड ऑफ द वर्ल्ड में भी अच्छी तरह जी सकते हैं। सु यूनिंग और वान जितोंग पहले बहुत अच्छी फ्रेंड्स थीं। वे अक्सर अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर निकलती थीं, लेकिन उसी दिन जब वे मॉल में घूम रही थीं, अचानक ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो गया। चारों ने समय रहते स्थिति को भांप लिया और भागकर दूसरी मंजिल के एक डॉल शॉप में छिप गए। वहीं सु यूनिंग ने एक चौंकाने वाली बात महसूस की। जब उसने घबराहट में पास रखा एक छोटा बैग पकड़ना चाहा तो वह अचानक उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद उसे समझ आया कि वह एक इनविजिबल स्टोरेज स्पेस एक्टिवेट कर सकती है। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने बेहद दुर्लभ स्पेस एबिलिटी जागृत कर ली है। इस शक्ति के साथ वह दूसरे लोगों की तुलना में कहीं अधिक सप्लाईज जमा कर सकती थी। उस पल से उसके मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। अगर वह इस एबिलिटी का सही उपयोग करे तो न सिर्फ खुद बल्कि अपने करीबी लोगों को भी सुरक्षित रख सकती है। अब जब उन्होंने नीचे सुपरमार्केट की दिशा से लगातार चीखें, सॉ की आवाज और ज़ॉम्बीज की गरज सुनी तो सु यूनिंग के भीतर एक और विचार आया। उसने महसूस किया कि शायद वहां मौजूद रहस्यमयी लड़की उनके लिए खतरा नहीं बल्कि सबसे बड़ा अवसर साबित हो सकती है। चारों ने चुपचाप डॉल शॉप का शटर थोड़ा उठाया और बेहद सावधानी से नीचे उतरे। मॉल के बाहर बारिश थम चुकी थी। आसपास अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सड़क पर केवल कुछ ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी थीं। उनके अलावा आसपास कोई जीवित इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। वे धीरे धीरे सुपरमार्केट की ओर बढ़े। जैसे ही वे एंट्रेंस के पास पहुंचे, बाहर पड़ी एक लाश को देखकर सु यूनिंग का बॉयफ्रेंड लिन हाओ अचानक रुक गया। उसने झुककर ध्यान से शव की गर्दन और सिर का निरीक्षण किया। उसके चेहरे पर हैरानी और तनाव एक साथ उभर आए। बाकी तीनों भी घबराकर उसकी ओर देखने लगे। कुछ पल बाद लिन हाओ ने गंभीर आवाज में कहा, यह आदमी ज़ॉम्बीज ने नहीं मारा, इसकी गर्दन पर साफ निशान है। इसे किसी ने जानबूझकर फोर्स से मारा है। उसके शब्द सुनते ही बाकी तीनों के चेहरे बदल गए। उनके साथ मौजूद दूसरे लड़के ने घबराकर पूछा, मतलब किसी ने किसी इंसान को मार दिया? आउटब्रेक शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। उनके लिए इंसानों का एक दूसरे को मारना अब भी एक बेहद डरावनी बात थी। लिन हाओ ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, अगर किसी ने इतना कुछ कर दिखाया है तो वह साधारण इंसान नहीं है। और सु यूनिंग की स्पेस एबिलिटी के बारे में किसी
को भी पता नहीं चलना चाहिए। यह बात अगर बाहर गई तो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सु यूनिंग ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसे पहली बार अपनी शक्ति की असली कीमत समझ आई। इस दुनिया में अब फूड, वाटर और शेल्टर से भी ज्यादा कीमती चीज थी स्पेशल एबिलिटी, और जिसके पास ये होती वह दूसरों के लिए या तो उम्मीद बनता या शिकार। दूर सुपरमार्केट की दूसरी मंजिल से अभी भी झांग क्वांग की दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। हवा में खून की गंध तैर रही थी। सु यूनिंग ने उस दिशा में देखा और उसकी आंखों में उत्साह और सतर्कता दोनों चमक उठी। उसने मन ही मन तय किया कि चाहे कुछ भी हो, उसे उस रहस्यमयी लड़की के बारे में और जानना होगा, क्योंकि इस अपोकलिप्स में ताकतवर लोगों के साथ रहना ही जिंदा रहने का सबसे सुरक्षित तरीका था।